नमस्कार सभी को। आज हम कोशिका की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम कोशिका के जो विभिन्न भाग जो होते हैं, विभिन्न जो कोशिकांग जो होते हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, इसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली नुमा सुरक्षात्मक जो आवरण जो होता है, उसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और यह लचीली होती है, प्रत्यास्थ होती है। स्वभाव से ये चयनात्मक पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य होती है। इसका तात्पर्य यह है कि कोशिका झिल्ली से होकर कुछ विशिष्ट पदार्थों के जो अणु जो हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो अणु जो होते हैं, वो तो आवागमन कर पाते हैं, लेकिन हर एक पदार्थ के जो अणु हैं, प्रत्येक पदार्थ के जो अणु हैं, वो आवागमन नहीं कर पाते हैं, कोशिका झिल्ली के आर पार नहीं जा पाते हैं। इस प्रकार से कोशिका झिल्ली जो होती है, वो कोशिका के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। और कोशिका झिल्ली जो होती है, वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। यह दोहरी झिल्ली नुमा परत होती है, दोहरी झिल्ली से बनी होती है। और कोशिका झिल्ली से पदार्थों का जो आवागमन जो होता है, आना जाना जो है, वो विसरण तथा परासरण क्रिया के द्वारा होता है। मान लीजिए कि ये कोई कोशिका है, तो इस कोशिका के चारों तरफ ये जो झिल्ली नुमा जो आवरण जो होता है, सुरक्षात्मक जो आवरण जो होता है, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। और इसके कोशिका के अंदर जो है एक मुख्य संरचना जो होती है, वो केंद्रक भी पाया जाता है। ये केंद्रक है। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव्य भरा रहता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। पादप कोशिका की अगर बात करें, तो कोशिका की जो झिल्ली होती है, उसके बाहर की तरफ एक दृढ़ आवरण जो है, वो अलग से पाया जाता है, सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, भित्तिनुमा। इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है, वो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, वो पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो ये जो कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ जो दृढ़ भित्तिनुमा जो आवरण जो है, सुरक्षात्मक आवरण जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। इसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर बाहर की ओर एक दृढ़ सुरक्षात्मक भित्तिनुमा आवरण पाया जाता है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के अलावा कुछ अन्य पदार्थ जैसे पेक्टिन, हेमीसेलुलोज वगैरह जो होते हैं, वो भी कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। और कवक जो होते हैं, वो एक प्रकार के पादप होते हैं, छोटे पादप जो होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है, वो काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। कोशिका भित्ति के विभिन्न भागों की अगर बात करें, तो विभिन्न भाग होते हैं: मध्य पट्टिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति और तृतीयक कोशिका भित्ति। अगली संरचना है केंद्रक, जो कि कोशिका की बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। और केंद्रक जो होता है, वो कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह कोशिका के भीतर होने वाले विभिन्न कार्यों पर अपना नियंत्रण रखता है। कोशिका के भीतर जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, उनका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। केंद्रक की संरचना को अगर देखें, तो केंद्रक जो होता है, उसके चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली जो होती है, उसमें बीच बीच में रंध्र पाए जाते हैं, इन्हें केंद्रक रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों की सहायता से पदार्थ जो हैं, वो आवागमन करते हैं, यानी कि केंद्रक से कोशिका द्रव्य में
और कोशिका द्रव्य से केंद्रक में विभिन्न पदार्थ जो होते हैं वो प्रवेश करते हैं। केंद्रक जो है उसके मध्य भाग के करीब एक गहरी अभिरंजित संरचना पाई जाती है, गहरे रंग की संरचना पाई जाती है। इसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका जो होती है उसे केंद्रक का केंद्रक भी कहा जाता है। केंद्रक जो होता है उसके भीतर एक धागेनुमा संरचनाओं का जाल पाया जाता है। इस जाल को क्रोमेटिन जाल कहते हैं और क्रोमेटिन जाल जो होता है वो गुणसूत्रों का बना होता है। मतलब विभिन्न गुणसूत्र जो हैं वो आपस में गूंथकर क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं और गुणसूत्र जो होते हैं उन पर एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, उसे जीन कहते हैं। जीन जो होते हैं वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और जीन जो होते हैं वो आनुवंशिकता की इकाई होते हैं। तो जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीन जो होते हैं वो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो क्रोमेटिन जाल जो होते हैं वो गुणसूत्र के बने होते हैं और गुणसूत्रों पर रैखिक क्रम में जीन पाए जाते हैं, लीनियर क्रम में जीन पाए जाते हैं जो कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ चित्र में हमें गुणसूत्र जो है उसकी संरचना दिखाई गई है और ये गुणसूत्र है और ये गुणसूत्र जो है उस पर ये देखिए, ये जो बिंदुनुमा जो संरचनाएं हैं, ये जो बिंदुनुमा रैखिक क्रम में जो संरचनाएं हैं इनको जीन कहते हैं, जो कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक जो होता है वो तो केंद्र में होता है लगभग, तथा पादप कोशिका में बड़ी रसदानी होने की वजह से केंद्रक जो है वो किनारे पर स्थित होता है। पादप कोशिका जो होती है उसमें रसदानी जो होती है वो बड़ी होती है, जिसकी वजह से केंद्रक जो है वो किनारे पर स्थित होता है। केंद्रक में गहरी अभिरंजित गहरे रंग की संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक में धागेनुमा संरचनाओं का जाल पाया जाता है जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं, जो कि गुणसूत्रों का बना होता है। और केंद्र की खोज का श्रेय जो है वो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। डीएनए का अगर पूरा नाम देखें तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जो हैं ये आपस में मिलकर जो हैं वो जीन का निर्माण करते हैं। विशेष रूप से अगर डीएनए की बात की जाए तो डीएनए जो होते हैं उस पर आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उस पर आनुवंशिक सूचनाएं होती है और ये जीन के माध्यम से आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में सहायक होते हैं, ले जाने का कार्य करते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है इसे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। यह सिस्टर्नी, पुट्टिका तथा नलिकाओं का झिल्लीनुमा जाल होती है। यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है उसमें 3 प्रकार की संरचनाएं होती है, सिस्टर्नी, पुट्टिका और नलिकाएं। अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है खुरदरी और दूसरी होती है चिकनी। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी सतह खुरदरी होती है और ये प्रोटीन के निर्माण से संबंधित होती है। और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करें तो इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते और यह वसा और लिपिड के निर्माण में सहायक होती है। अगर संरचना के रूप में देखें तो जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है उसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी सतह खुरदरी हो जाती है और इसलिए इसको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है उसकी सतह पर राइबोसोम जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं जिसकी वजह से इसकी सतह चिकनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसे कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है और अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज जो है वो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य जो होता है वो कोशिका के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के मध्य पदार्थों, विशेषकर प्रोटीन
के लिए परिवहन हेतु नलिका का कार्य करना। यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो कोशिका के अंदर, कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विभिन्न पदार्थों के परिवहन का कार्य मुख्य रूप से करती है। और कोशिका का जो आंतरिक परिवहन तंत्र जो है वो भी अंतःप्रद्रवी जालिका बनाती है। यकृत कोशिकाओं में विष तथा दवा का जो निराविषीकरण करना जो होता है वो भी अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य होता है। यानी कि यकृत कोशिकाओं में विष, जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ जो होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य, और जो दवाओं की वजह से जो विषैले पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में उनको भी नष्ट करने का कार्य जो है वो यकृत कोशिकाओं में अंतःप्रद्रवी जालिका करती है। गोल्जी काय के निर्माण में भी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो सहायक होती है। अगला कोशिकांग है गोल्जी काय। गोल्जी काय जो है इसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। इसकी खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह भी सिस्टर्नी, नलिकाओं व पुट्टिकाओं से बनी संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य होता है विभिन्न पदार्थों का संग्रहण व श्रवण करना। गोल्जी काय जो होता है वो लाइसोसोम का निर्माण करता है और कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों जैसे प्रोटीन, शर्करा, लिपिड आदि का संग्रहण, यानी कि उनको संग्रहित करना, रूपांतरण यानी कि उनका विभिन्न पदार्थों में, अन्य पदार्थों में रूपांतरण करना, तथा श्रवण करना जो है वो गोल्जी काय का कार्य होता है। श्रवण करना मतलब जब कोशिका को उन पदार्थों की आवश्यकता होती है तो उनका श्रवण करना, कोशिका को उपलब्ध करवाना जो है ये भी कार्य गोल्जी काय का होता है। और कोशिका विभाजन के दौरान जो कोशिका पटलिका जो होती है उसका निर्माण भी गोल्जी काय के द्वारा होता है। अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज जो है वो क्रिस्टान डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने की। इसमें जल अपघटनी एंजाइम, जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं, पाचक एंजाइम भी कहते हैं, वो पाए जाते हैं। लाइसोसोम के भीतर विभिन्न प्रकार के जल अपघटनी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अंतः कोशिकीय पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि कोशिका के भीतर जो पदार्थों का, भोजन का जो पाचन जो होता है वो लाइसोसोम करते हैं। लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट को निपटाने वाला तंत्र भी होता है। कोशिका के भीतर जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न जो होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य भी लाइसोसोम कहते हैं। बाहरी पदार्थ जैसे जीवाणु, भोजन, पुराने अंग, कोशिका के टूटे फूटे जो भाग जो होते हैं उनको पाचित करने का कार्य जो है वो भी लाइसोसोम करते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं उन्हें आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। आत्मघाती थैलियां, कई बार क्या होता है कि जब कोशिका जो होती है वो पुरानी हो जाती है या कोशिका जो होती है वो बीमार हो जाती है या मृत हो जाती है तो कोशिका के भीतर जो लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम की जो भित्ति जो होती है वो फट जाती है। लाइसोसोम जो होती है उसकी जो झिल्ली जो होती है वो फट जाती है, जिसकी वजह से लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो लाइसोसोम की झिल्ली फटने की वजह से जो लाइसोसोम के भीतर जो जल अपघटनी एंजाइम, पाचक एंजाइम जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर की जो स्वस्थ कोशिकाएं जो होती हैं, जीवित कोशिकाएं जो होती है उनको ही नष्ट करना आरंभ कर देते हैं। इसलिए इसको आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं। आत्मघाती यानी कि आत्म, खुद को, घाती, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली थैलियां। तो लाइसोसोम जो होते हैं उनको आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं। अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज जो है वो वॉन कोलिकर ने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो बेंडा ने दिया था। इसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं, कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। जो हमारे शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसका निर्माण जो है मुख्य रूप से कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसकी भीतरी झिल्ली में वलन, उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं।
और क्रिस्टी पर जो है वो ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ये दोनों संरचनाएं जो होती है, जैसे ये क्रिस्टी और जो ऑक्सीसोम जो होती है, वो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के निर्माण में सहायक होती है। एटीपी जो होते हैं उन्हें ऊर्जा के सिक्के भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है, वो ऊर्जा हमें कौन उपलब्ध करवाते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो एटीपी जो होते हैं उसे ऊर्जा के सिक्के या ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। और एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें मुख्य रूप से दो संरचनाएं होती हैं। पहली होती है क्रिस्टी, और क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम। ये जो संरचनाएं जो होती है वो एटीपी के निर्माण में सहायक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कुछ मात्रा में अपने लिए प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसके अलावा जो प्लास्टिड जो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं उनमें भी डीएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं। ये दो संरचनाएं ऐसी होती है जिसमें डीएनए और राइबोसोम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ मात्रा में अपने लिए प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में अध्ययन करें तो इस प्रकार से होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली है। बाहरी झिल्ली है और ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली है। इसमें विभिन्न प्रकार के अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये जो अंगुली नुमा जो उभार जो हैं इनको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी जो होते हैं इन पर एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिसको ऑक्सीसोम कहते हैं। तो ये जो ऑक्सीसोम और जो क्रिस्टी जो हैं, ये संरचनाएं जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण से संबंधित होती है, एटीपी का निर्माण करती है। और एटीपी जो होते हैं वो ऊर्जा के सिक्के होते हैं, ऊर्जा की मुद्रा होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या शक्ति घर जो है वो कहा जाता है। अगली कोशिका संरचना है राइबोसोम। राइबोसोम जो है उसकी खोज जो है वो जॉर्ज पेलेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होते हैं, और प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ होता है। तो प्रोटीन निर्माण से संबंधित होने की वजह से इसे कोशिका का इंजन कहते हैं। इसकी संरचना जो है वो गणित के 8 अंक के समान होती है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और जो कोशिका द्रव्य जो हैं उसमें ये पाए जाते हैं। मुख्य रूप से राइबोसोम जो हैं वो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। प्रत्येक राइबोसोम जो है वो 2 उप इकाई का बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है, जिसमें 2 उप इकाई होती है, एक होती है 50S और एक होती है 30S। और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी 2 उप इकाई होती है, 60S और 40S। और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होते हैं। राइबोसोम की जो संरचना जो होती है वो अंग्रेजी के 8 अक्षर के समान होती है। ये देखिए इस प्रकार से होती है। तो राइबोसोम की संरचना जो होती है वो अंग्रेजी के 8 अंक के समान होती है, गणित के 8 अंक के समान होती है। और इसमें 2 उप इकाई होती है। ये देखिए, ये छोटी उप इकाई है और ये बड़ी उप इकाई है। अगली संरचना है प्लास्टिड, जिसको लवक भी कहते हैं।
और यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब रंग, प्लास्ट का मतलब लवक। जो रंगीन जो लवक जो होते हैं उनको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। रंगीन जो प्लास्टिड होते हैं, रंगीन जो लवक होते हैं उनको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पर्णहरित वर्णक पाया जाता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये हरे रंग के होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी जो लवक या प्लास्टिड जो होते हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में एक संरचना होती है जिसका नाम होता है थैलेकोइड संरचना। थैलेकोइड जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल या पर्णहरित जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो थैलेकोइड संरचना में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के प्लास्टिड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये सफ़ेद रंग के या रंगहीन प्लास्टिड होते हैं और ये मुख्य रूप से स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन जो पदार्थ होते हैं उनका संग्रहण करते हैं। और जैसा कि हमने पहले ये जाना था कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही जो प्लास्टिड जो होते हैं उनमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कुछ मात्रा में अपने लिए प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं और ये अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहलाते हैं। अगला कोशिकांग है रसधानियाँ। रसधानियाँ जो है वो जंतु कोशिका जो होती है उसमें छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिका जो होती है उसमें बड़े आकार की होती है। और रसधानी जो होती है उसकी जो झिल्ली जो होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और रसधानियों के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, लिक्विड जो भरा रहता है, उसको कोशिका रस या सेल सैप कहते हैं। रसधानियाँ जो होती है वो कोशिका के आकार, स्फीति और कठोरता बनाए रखती है। कोशिका को आकार प्रदान करती है, स्फीति बनाए रखती है और कठोरता प्रदान करती है। ये कार्य होता है रसधानी का। पौधे के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ जो हैं जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन आदि जो हैं वो रसधानियों के अंदर उपस्थित रहते हैं। और रसधानी जो होते हैं उनका संबंध कोशिका के परासरण नियमन से होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि वह कोशिकांग जो कोशिका के परासरण नियमन से मुख्य रूप से संबंधित होता है वो होता है रसधानियाँ। तो इस प्रकार से हमने कोशिका की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।